Hello, today we will start with the next part of this chapter, that is seed. Seed, what is seed? We know after fertilization के बाद जो structures बनते हैं उसमें जो most prominent structure है वो आपका है seed. And seed किससे बनता है? It is a fertilized ovule, we have to say, है ना. Seed is nothing but a fertilized ovule. Ovule जो होता है fertilized होने के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में वो क्या बन जाता है? सीड बन जाता है. वी नो. नाउ इट इज फॉर्म फ्रॉम ओव्यूल. वी नो. ठीक है, इसका जो मेन पार्ट होता है जहाँ से ये बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दैट इज ओव्यूल. ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? सीड के अंदर. द नेक्स्ट थिंग इज, इफ विल डिस्कस द स्ट्रक्चर, इट इज मेनली कंसिस्टिंग ऑफ, अब जब भी किसी चीज़ को पढ़ते हैं आपने सीड को देखा होगा. जनरली जो भी आपके फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, नाउ सीड इज इनक्लोज्ड इन फ्रूट, है ना, एज एन ओव्यूल इज इनक्लोज्ड इन ओवरी. जैसे ओव्यूल ओवरी के अंदर इनक्लोज्ड होता है, सेम वैसे ही जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर इनक्लोज होता है. बिकॉज ओवरी जो है वो क्या बनती है? आगे फ्रूट बनती है. एंड जो ये सीड है वो आगे क्या जो आपका ओव्यूल है वो आगे जाके क्या बनाता है? सीड बनाता है. आगे मीन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन. नाउ आई विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सीड. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपने मोस्ट ऑफ द सीड्स देखे होंगे बहुत हार्ड होते हैं. सो दे आर प्रोटेक्टेड विद सम कवरिंग्स. ठीक है, दीज कवरिंग्स आर जनरली टर्म्ड एज सीड कोट. हम इनको क्या बोलते हैं? सीड कोट बोलते हैं. सीड कोट इज फॉर्म्ड फ्रॉम इंटेग्यूमेंट्स. अगर हम लोग ओव्यूल की बात करें तो ओव्यूल इज सराउंडेड बाय सम लेयर्स, सम प्रोटेक्टिव लेयर्स विच वी कॉल इंटेग्यूमेंट्स, है ना, जिनको हम लोग इंटेग्यूमेंट्स बोलते थे. ठीक है, वही इंटेग्यूमेंट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे विल गिव रेज टू द आउटर कवरिंग्स ऑफ दिस सीड दैट आर नॉन एज सीड कोट. एंड इफ देयर आर टू टेगमेंट्स, अगर दो टेगमेंट हैं तो दो ही लेयर बन जाएंगी सीड की, दो ही कोट बनेंगे. एक इनर कोट बनेगा, एक आउटर कोट बनेगा. इनर इंटेग्यूमेंट जो होगी वो फॉर्म करेगी जो आउटर इंटेग्यूमेंट होगी वो फॉर्म करेगी आउटर लेयर ऑफ द सीड कोट, दैट इज नॉन एज टेस्टा. ठीक है, वो थोड़ा सा थिक होगी कंपैरेटिवली. और जो इनर इंटेग्यूमेंट होगी वो फॉर्म करेगी इनर कोट ऑफ द सीड, दैट इज टेगमेन, और कंपैरेटिवली थोड़ा सा क्या होगी? थिन होगी. नाउ अच्छा, ये वाला जो चीज़ है, ये सीड कोट जो है, यही एक सीड को हार्डनेस प्रोवाइड करता है. ठीक है, और अगर हार्डनेस प्रोवाइड करता है तो ऐसे कोई होगा नहीं, इसका सिग्निफिकेंस तो होगा. एंड द सिग्निफिकेंस इज इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन. एज एन, अगर सीड एक सीड के अंदर, सीड इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट सीड के अंदर जो स्ट्रक्चर है दैट इज एम्ब्रियो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज एम्ब्रियो इज गोइंग टू रेज, मतलब एम्ब्रियो जो है वही तो पूरा प्लांट फॉर्म करेगा. और एक अगर प्लांट फॉर्म होने वाला है पूरे एम्ब्रियो से, तो एम्ब्रियो शुड बी प्रोटेक्टेड, वो अच्छे से प्रोटेक्टेड होना चाहिए, वेल प्रोटेक्टेड. नाउ यही जो स्ट्रक्चर है सीड कोट, यही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. वरना अगर ये ना हो तो एनवायरनमेंट में इतनी हार्श कंडीशंस हैं, ठीक है, ऐसे केमिकल्स हैं, ऐसे एसिड्स हैं, एल्कलिनेटिक कंडीशंस हैं, इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम्स हैं, ठीक है, जो स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं? डेसिगेट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं. सो इट्स सिग्निफिकेंस इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. ठीक है, सीड इज नथिंग बट जो सीड एक पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है वो सिर्फ उस एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन के लिए बन रहा है. ठीक है, विल सी द सिग्निफिकेंस फर्दर कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सीड फॉर्मेशन. एज इन वी हैड सीन द क्लासिफिकेशन in ninth or we can say 11th class, we had seen the classification of plants. The primitive class of plants like gymnosperms and other pteridophyte, algae, that is thallophyte, है ना. तो ये जो भी थैलोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, टेरिडो होते हैं, फिर जिम्नो होते हैं, दे आर नॉट हैविंग द अ वेल प्रोटेक्टेड एम्ब्रियो, है ना. जिम्नोस्पर्म में तो फिर भी जो सीड होता है वो फॉर्म होने लग जाता है, बट जो इससे पहले के जो सिंपलर प्लांट्स होते हैं, दे आर नॉट हैविंग दिस प्रोटेक्टेड टाइप ऑफ एम्ब्रियो, दैट इज इट, दे डोंट हैव द सीड फॉर्मेशन. दैट्स वाई अब उनके अंदर सीड फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए वो लोग जो हैं वो इतना ध्यान रखिए, एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं हम लोग देखते हैं ये जनरली कॉस्मोपॉलिटन है और बहुत अबेंडेंट है और मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड सर्वाइवल पर्पस में अगर देखें तो सबसे बेस्ट सर्वाइव्ड जो हैं प्लांट्स वो एंजियोस्पर्म्स हैं, बिकॉज ऑफ सम दीज कैरेक्टर्स, दीज यूनिक कैरेक्टर्स लाइक सीड फॉर्मेशन. ओके,
So the next structure in the seed itself is hilum. Hilum is nothing but the scar through which ovule attached to the ovary. Now ये जो ovule होता है ये अपनी ओवरी से अटैच होता है थ्रू अ स्ट्रक्चर विच इज नॉन एज प्लेसेंटा. तो जहाँ से ये अटैच होता है ओवरी से, प्लेसेंटा वाली जगह, वहाँ पे एक स्कार हो जाता है. सेम एज लाइक आर नेवल. आर नेवल इज नथिंग बट हमें जो नेवल होता है, ठीक है, सूंड जिसको हम बोलते हैं, इट इज़ नथिंग. यहाँ से क्या था, हमारा प्लेसेंटा अराइज, मतलब हमारा प्लेसेंटा था यहाँ पे और वो हमें हमारा मदर से जोड़ता था. ठीक है, हमारी मदर की एंडोमेट्रियम वॉल से, यूट्रस से हमें जोड़ता था. और उसके बाद जब बेबी बॉर्न हो जाता है उसके बाद ये स्कार रह जाता है, दैट इज नेवल. सेम एज लाइक हाइलम. हाइलम इज नथिंग बट ये भी स्कार होता है वो प्लेसेंटा वाला जहाँ से वो जुड़ी हुई होता है ओवरी से. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल इज दैट सेम स्ट्रक्चर. ओके, दैट इज द स्मॉल पोर, है ना. सो इट इज द पोर फॉर वाटर एंड ऑक्सीजन एंट्री. Now during germination it requires, the seed requires water as well as oxygen, है ना. ऑक्सीजन तो आपको हर एक रेस्पिरेटरी चीज़ में, बिकॉज वी नो कि रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है उससे हमें एनर्जी मिलती है एंड रेस्पिरेशन इज मेनली बाय ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है. ठीक है, सो ये जो माइक्रोपाइल है इसके थ्रू ऑक्सीजन और वाटर का एंट्री होता है ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज एम्ब्रियो. इसके बाद किसकी बात करेंगे हम लोग सीड के अंदर, एम्ब्रियो की. एम्ब्रियो गिव राइज टू द होल प्लांट. देन वी नो द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो वेरी वेल, द मोनोकोट एम्ब्रियो, द डाइकोट एम्ब्रियो. ओके, वी हैड डिस्कस द डेवलपमेंट. होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा. इफ अगर आपने नहीं पढ़ा है देन प्लीज़ 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 एक बार जाइए, ठीक है, पढ़िए बिल्कुल अच्छे से. बहुत ईजी तरीके में है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा, आई बेट. ठीक है, और एक बार एनसीईआरटी से रीडिंग लगा लीजिए. ठीक है, और डायग्राम मस्ट, आपको डायग्राम बहुत अच्छे से विद लेबलिंग. ठीक है, बिकॉज आजकल जो जितने भी क्वेश्चंस नीट में आते हैं जनरली, ठीक है, वो आपके पहले ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते थे कि आपके लेबलिंग से या डायग्राम से. अब आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस लेबलिंग डायग्राम से आते हैं. बात ध्यान रखिए, मैं नहीं कह रही पूरे क्वेश्चंस बट द प्रोपोर्शन इज बट इक्वल, वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, सो एम्ब्रियो क्या करेगा, पूरा प्लांट बनाएगा. Now endosperm. Endosperm may or may not be present. We know what is endosperm. It is the nutritive substance which provide nutrition to the developing embryo from the zygote. जब zygote से embryo बनता है उस टाइम में डेवलपमेंट के दौरान जितना भी न्यूट्रिशन चाहिए it is provided by your endosperm. ठीक है, वो कौन प्रोवाइड करता है, एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है. सो जब सीड बन जाता है, सीड बनते टाइम तो बहुत टाइम हो चुका है, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनने में बहुत टाइम लगता है. तो इस टाइम तक के लिए एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम भी हो जाता है बिकॉज एम्ब्रियो बन चुका है. और एम्ब्रियो बनते बनते एम्ब्रियो का ही तो मतलब मेन काम क्या था एंडोस्पर्म का, एम्ब्रियो बनवाना. एम्ब्रियो बन चुका है तो एम्ब्रियो बनते तक पूरा कंज्यूम भी हो सकता है एंडोस्पर्म, और किसी किसी में परसिस्टेंट भी रह सकता है एंडोस्पर्म. ठीक है, सो मे और मे नॉट बी प्रेजेंट. एंडोस्पर्म प्रेजेंट भी हो सकता है, सीड में नहीं भी हो सकता. हम कभी भी ये नहीं कहेंगे नहीं है या फिर है, एक चीज़ नहीं बोल सकते. नाउ ऑन द प्रेजेंस, ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म, while whether it is present or not, on the basis of that we had classified the seeds into two main types, that is albuminous and non-albuminous. The albuminous seeds are those seeds which are having persistent this endosperm. They are having the endosperm. The whole endosperm is not consumed during the formation of embryo through zygote. ठीक है, so what albuminous seed वो seed होते हैं जिनके अंदर अभी भी एंडोस्पर्म बचा है कुछ अमाउंट में, और नॉन एल्ब्यूमिनस वो seed होते हैं, they are not having the endosperm a little bit also, कुछ भी एंडोस्पर्म नहीं है, it is totally consumed while the formation of your embryo. सो हम लोगों ने ब्रॉडली किस में डिवाइड किया है, मोनोकोट एंड डाइकोट. दो टाइप के ही होते हैं प्लांट, मोनोकोट एंड डाइकोट. मोनोकोट के अंदर कौन कौन एल्ब्यूमिनस होता है और कौन नॉन एल्ब्यूमिनस होता है. सी, एक चीज़ आप दिमाग में बिल्कुल रट लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आता है. द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम हेयर, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन आते ही आते हैं. ठीक है, सो मोनोकोट जो है उसमें एल्ब्यूमिनस, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मोस्टली मोनोकोट होते हैं वो एल्ब्यूमिनस होते हैं. दे आर हैविंग एंडोस्पर्म एज परसिस्टेंट सब्सटेंस, दे आर हैविंग एंडोस्पर्म. तो मोनोकोट के अंदर मोस्टली एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं, बट सम लाइक
ऑर्किड, सिर्फ एक ऑर्किड अच्छे से ध्यान रखिए, इट इज द मोनोकोट सीड विदाउट हैविंग एंडोस्पर्म, दैट इज नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, ठीक है। सो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। दूसरा, डाइकोट जो मोस्टली होते हैं दे आर नॉन एल्ब्यूमिनस और वी कैन से एक्स एल्ब्यूमिनस बिकॉज दे आर नॉट हैविंग एनी एंडोस्पर्म इन सीड, सीड के अंदर एंडोस्पर्म यहाँ पे नहीं होता है। सो मोस्ट ऑफ द डाइकोट प्लांट्स लाइक पी, ग्राम, बीन, कैप्सुला, ग्राउंडनट, दे आर नॉट हैविंग एल्ब्यूमिनस सीड, their seed is non-albuminous except a dicot that is castor. Castor is the dicot which is having albuminous type of seed. तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ऑर्किड एंड कैस्टर। बहुत टाइम, बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन देखा गया है। आप नीट के मतलब बैक ईयर के जो पेपर्स हैं उनको सॉल्व कीजिए, आपको क्वेश्चन या फिर आपके जो आप जहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस चैप्टर के नीट लेवल के आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे और बहुत इजी चीज़। आपको एक बार में रेक्टिफिकेशन करना है कि ऑर्किड क्या है। ऑर्किड एज एन मोनोकोट है, सॉरी हाँ, जो आपका ऑर्किड है वो क्या है, मोनोकोट। और मोनोकोट के अंदर क्या होता है, जनरली आपका सीड जो है वो एल्ब्यूमिनस होता है, बट ऑर्किड इज ओनली द मोनोकोट विच इज नॉट हैविंग द एल्ब्यूमिनस टाइप ऑफ सीड। सो हमें क्या याद रखना है कि जो सीड होते हैं वो जनरली क्या, जो मोनोकोट सीड होते हैं जनरली ये क्या होते हैं, एल्ब्यूमिनस होते हैं, दैट इज एंडोस्पर्मिक, है ना, एल्ब्यूमिनस होते हैं, एक्सेप्ट अ सिंगल मोनोकोट दैट इज ऑर्किड। नेक्स्ट है आपके जो डाइकोट होते हैं जनरली सारे नॉन एल्ब्यूमिनस होंगे एक्सेप्ट कैस्टर दैट इज एल्ब्यूमिनस। वेरी इजी, आराम से याद हो जाएगा। सो हेयर इज द थिंग, मोस्टली मोनोकोट्स आर एल्ब्यूमिनस, है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एग्जाम्पल प्लीज एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल तो आपको बिल्कुल रटे हुए होनी चाहिए, इसके अलावा भी आप जितने एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं यू हैव टू। नेक्स्ट थिंग इज नाउ विल डिस्कस सीड डॉर्मेंसी। सी we are discussed in 10th class also what is seed dormancy. Seed dormancy is the ability, है ना, ये seed की एक ability है to maintain its inactive state, है ना। ये जो seed dormancy है ये क्या है, metabolically inactive state होती है। इसके अंदर जो seed है वो अपने आप को germinate होने से रोकता है। जनरली क्या होता है, seed is what, seed क्या है, न्यू प्रोजेनी है, नया ऑफस्प्रिंग है। और जब भी एक मेन पेरेंट से नया ऑफस्प्रिंग बनता है तो बढ़ने लग जाता है। लाइक हमारे जो ह्यूमन बींग्स से या फिर एनिमल्स की बात करें, हमारे जो न्यू वंस होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं, दे जस्ट गिव, हम लोग उनको बर्थ देते हैं एंड देन आफ्टर दैट दे जस्ट स्टार्ट टू ग्रो, है ना, वो बढ़ने लग जाते हैं, दे स्टार्ट टू डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। बट इन केस ऑफ प्लांट क्या एम्ब्रियो बनते वो डेवलप होने लग जाता है? नो, क्यों नहीं होता, क्यों सीड बनते से डेवलपमेंट नहीं कर सकता? एक उसके अंदर एक एबिलिटी है दैट इज सीड डॉर्मेंसी। ये वो पीरियड है जिसके अंदर वो डॉर्मेंट रहता है। डॉर्मेंट मीन्स मेटाबॉलिकली इनएक्टिव रहता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ तक आते आते उसके अंदर वाटर बहुत कम हो जाता है, न्यूट्रिएंट इतने होते नहीं हैं, और अगर टेम्परेचर फेवरेबल या फिर एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं है तो वो डॉर्मेंसी में आ जाता है। डॉर्मेंसी इज नथिंग, जर्मिनेट नहीं होना इज डॉर्मेंसी। जब एक सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा है, इनएक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म इज व्हाट, जब वो जर्मिनेट हो जाएगा, बट वो जर्मिनेट नहीं हो रहा है, दिस इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव स्टेट विच प्रमोट द परसिस्टेंसी। वो उसको परसिस्टेंट रखता है सीड की उसी स्टेट में, वो उसको जर्मिनेट नहीं होने देता। सो दिस थिंग इज कॉल्ड सीड डॉर्मेंसी। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सीड डॉर्मेंसी? जनरली देखा गया हम लोग सीड्स को स्टोर कर लेते हैं। अगर एक बात जानिए, अगर सीड डॉर्मेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती तो सीड बनते, मतलब एम्ब्रियो बनते से ही नया प्लांट बनने लग जाता, चाहे आप उसको कहीं पे भी रख दो। तो क्या आज जो आप ये ग्रेन्स कंज्यूम करते हैं, वीट, बार्ले, ठीक है, आपका मेज़ हो गया, ये क्या आप कंज्यूम कर पाते हैं एज एन? नो, बिकॉज आप तो प्लांट खा रहे होते हैं, बिकॉज वो चीज़ रुकती नहीं, रिटेन ही नहीं रहता ग्रेन वाला चीज़। तो सो फॉर स्टोरेज पर्पस, है ना, हम लोग स्टोर कर पाते हैं, बिकॉज ये डॉर्मेंट रहते हैं, इतना जल्दी जर्मिनेट नहीं होते, कुछ टाइम बाद जर्मिनेट होते हैं, जब आप इनको अच्छे से फेवरेबल कंडीशंस दोगे, ठीक है, तभी ये जर्मिनेट होंगे। सो स्टोरेज इनका पॉसिबल है, हम इनको स्टोर करके रख सकते हैं। एनिमल के केस में तो ऐसा नहीं होता कि जब भी एक नया ऑफस्प्रिंग
बर्थ लेता है तो वो डॉर्मेंट स्टेट में होता है। कभी ऐसा होता है बच्चे को बोलते हैं आप थोड़ी देर रुक जाओ, बाद में बड़ा करेंगे, ठीक है, अभी आप डॉर्मेंट स्टेट में रहो, वी आर नॉट हैविंग इनफ न्यूट्रिशन फॉर यू, ऐसा थोड़ा ना होता है। वो तो बस एक बर्थ लिया, देन इट स्टार्ट्स टू ग्रो, वेदर न्यूट्रिशन हो ना हो, नहीं होगा तो मर जाएगा, ठीक है, बट ग्रो तो करेगा। बट इन प्लांट्स के अंदर कितना अच्छा स्पेसिफिक है, अगर एनवायरनमेंट अच्छा है, कंडीशंस अच्छी हैं तो वो ग्रो हो जाएगा, अगर आप उसको प्रोवाइड कर दोगे न्यूट्रिशन। इफ द न्यूट्रिशन इज नॉट देयर देन इट इज़ इन डॉर्मेंट स्टेट। डॉर्मेंट स्टेट में वो मरा नहीं है वो सीड, आप उसको जैसे ही आप उसको कंडीशंस दोगे, लाइक आपने वाटर दे दिया, सॉइल दे दिया, सनलाइट दे दिया, इट विल स्टार्ट टू ग्रो। देखा है जनरली आप वो जो सीड्स होते हैं उनको थोड़ा सा आप मिट्टी में रख दो, हल्का सा मिट्टी रख दो उधर एक स्टोरेज के पास, और आप थोड़ा सा उधर पानी वानी डाल दो, वो थोड़े से मतलब बर्ड आने लग जाएंगे, स्टार्ट टू ग्रो, जर्मिनेट होने लग जाएंगे, ठीक है। सो स्टोरेज पर्पस के लिए पहली इंपॉर्टेंस। दूसरा डिस्पर्जल। सी अगर फटाफट से ग्रो हो जाते, ये डॉर्मेंट स्टेट नहीं होती, तो जहाँ पे वो गिरा या फिर जहाँ पे उसका ओरिजिन है वो वहीं पे डेवलप हो जाता। डॉर्मेंट स्टेज में है इसलिए कोई इनको एनिमल्स अपने थ्रू एनिमल्स कैरियर होते हैं, या फिर कैसे भी ग्रेन्स जो हैं हम जब लेके जाते हैं, जब हम लोग ग्रेन्स को लेके जाते हैं जहाँ से अपनी प्लेस ऑफ ओरिजिन से, जहाँ पे ये पैदा हुए हैं वहाँ से अब जब इनको लेके जाते हैं हम लोग हार्वेस्ट करके, तो जब भी ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे, ट्रैवलिंग के टाइम पे थोड़ा बहुत ग्रेन्स इधर उधर हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, हम खुद से इनको इधर उधर डिस्पर्स करते हैं, ठीक है। अच्छा जो वीट होता है, फिर अच्छी जो वैरायटी होती है उसको दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो इनका डिस्पर्जल हो जाता है इस वजह से, और वायबल नहीं होते तो वहीं उग जाते हैं, सॉरी डॉर्मेंसी नहीं होती तो ये एट द स्पॉट वहीं उग जाते। फिर इनके ग्रेन को इतना ईजिली आप ट्रांसपोर्ट नहीं, मतलब प्लांट को इतना ईजिली आप नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो फॉर डिस्पर्जल पर्पस भी ये कितना इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट थिंग, देखिए जनरली क्या होता है, ड्रॉट वाली कंडीशंस होती हैं, ठीक है, आपकी ऐसी कंडीशंस होती हैं बहुत हार्श कंडीशन जिसमें एक प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता, एक एम्ब्रियो जो अभी ग्रो करने वाला है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो अगर वो सीड फॉर्म में है और वो डॉर्मेंट है, उस कंडीशन के वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ ही नहीं रहा है, सो इट नॉट हैव टू बी फेस दैट, है ना, उसको फेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो दैट पर्पस ऑल्सो, सो वी आर हैविंग दीज मेन थ्री इंपॉर्टेंस जिसके लिए सीड डॉर्मेंसी इंपॉर्टेंट है। नाउ विल डिस्कस सीड डॉर्मेंसी होती क्यों है, क्या क्या ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं एक सीड के अंदर विच प्रोवाइड डॉर्मेंसी। द फर्स्ट थिंग इज द हार्ड कवरिंग, दैट इज टेस्टा एंड टेगमेन। टेस्टा एंड, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ अच्छे से याद रखिएगा, द क्वेश्चन कम्स, है ना। तो टेस्टा एंड टेगमेन जो ये हार्ड कवरिंग्स हैं, ये क्या करती हैं, मतलब ये इतनी हार्ड होती हैं तो इनको नॉर्मली फिजिकली इन पर कोई आपका जो फिजिकल फोर्स नहीं लगता नॉर्मली, है ना। आप एप्पल के सीड देखिए कितने हार्ड होते हैं, ठीक है, मैंगो आप यूं ही उनको ऐसे नहीं तोड़ सकते, जनरली एंजाइम्स भी कम काम करते हैं इनके ऊपर, ठीक है, एसिडिटी एल्कलिनिटी ये थोड़े कम ही काम करते हैं, तो कम वर्क करते हैं। तो ये डॉर्मेंसी सबसे पहली चीज़, सीड कोट डॉर्मेंसी प्रोवाइड करा रहा है। दूसरा इनपरमिएबिलिटी, कहीं पे भी ऐसा कुछ इतना ऐसे ही एक्सपोज स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, सीड कोट परमिएबल नहीं है कि वो अपने अंदर से पास होने देती है स्ट्रक्चर, जो आपके वाटर वगैरह होता है या फिर कोई भी एंजाइम्स होते हैं उसको, तो सीड कोट जो है वो डॉर्मेंसी प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज़, ये जो एम्ब्रियो होते हैं किसी किसी में, मतलब डॉर्मेंट स्टेट में क्यों रहना पड़ता है, तो ये जो एम्ब्रियो होते हैं किसी किसी सीड के अंदर वो जल्दी डेवलप नहीं होते, धीरे होते हैं। सीड फॉर्मेशन हो गया बट उसके अंदर अभी भी एम्ब्रियो डेवलप नहीं हुआ है, सो फॉर दैट पर्पस कुछ टाइम के लिए वो सीड डॉर्मेंट रहेगा, तब तक एम्ब्रियो डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एक सीड को डॉर्मेंसी प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इज प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। वी आर डिस्कस्ड ABA, है ना, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। इसके अंदर दो टाइप के क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, इनहिबिटर्स एंड प्रमोटर्स। प्रमोटर्स आर दी जिब्रेलिक एसिड हो गए, ठीक है, आपके इथाइलिन हो गया, इथाइलिन वर्क एज बोथ इनहिबिटर एंड प्रमोटर, यू हैव टू बी रिमेंबर, ठीक है। तो ये जो भी प्लांट के हार्मोन्स होते हैं, जिब्रेलिक एसिड, ऑक्सीन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, दे आर मोस्टली कैटेगराइज्ड अंडर प्रमोटर, and non-promoter or we can say inhibitor is mostly ABA, that is abscisic acid. So the hormone which is ABA, abscisic acid, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सीड डॉर्मेंसी में, ध्यान रखिएगा। इट प्रोवाइड सीड डॉर्मेंसी, ये सीड को डॉर्मेंट स्टेट में मेंटेन करके रखता है, ठीक है। अगर ABA ज़्यादा अमाउंट में एक सीड के अंदर तो वो डॉर्मेंट रहेगा,
ठीक है। तो डॉर्मेंसी प्रोवाइड कराने के अंदर सीड कोट का भी रोल है, थोड़ा सा एम्ब्रियो का भी रोल है, इसके अलावा हार्मोन्स का मेजर रोल है। और द मेन हार्मोन इज ABA, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस आ जाता है सीड डॉर्मेंसी से रिलेटेड जो आपका हार्मोन है दैट इज ABA। नाउ वी हैव टू, अब सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक डाउन करने के कुछ तरीके होते हैं, ठीक है। नाउ अगर एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको, जो सीड डॉर्मेंसी है वो दोनों तरीके से है, मतलब इसके एक जैसे कॉइन के दो साइड होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सेम ऐसा इधर भी होता है, मतलब कोई भी चीज़ के दो पार्ट होते हैं। तो पॉजिटिविटी तो भी लो, हाँ अच्छा काम है, नेगेटिविटी इज व्हाट, अगर सीड डॉर्मेंट ही रह गया तो नेक्स्ट जनरेशन विल नॉट बी देयर, नेक्स्ट प्लांट तो बनेगा ही नहीं। सो वी हैव टू, और द नेचुरली द डॉर्मेंसी शुड बी ब्रेक्ड, इसको ब्रेक होना पड़ेगा डॉर्मेंसी को। सो द डॉर्मेंसी कैन बी ब्रेक बाय नेचुरल और आर्टिफिशियल बोथ द वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ विल टॉक अबाउट नेचुरल ब्रेकिंग, अगर नेचुरल बात करें हम लोग तो नेचुरली क्या होता है, जो सीड की जो कोट होती है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में अगर वो ऐसे ही डिस्पर्स्ड हैं, ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पड़ने से या फिर कोल्ड वगैरह की वजह से वो क्या हो जाता है, क्रैक्स आ जाते हैं, सीड कोट बिकम्स, वो डिग्रेड होने लग जाती है या फिर थोड़ा सा वो लूज होने लगती है, जिसकी वजह से वो परमिएबल होती है, थोड़ा बहुत स्कार बन जाते हैं जिसकी वजह से पानी अंदर जाता है, और सीड जो कोट थोड़ा कमज़ोर होने की वजह से, वीक होने की वजह से सीड जर्मिनेट होने लगता है। या फिर कोई एनिमल है, लाइक हाथी एक सीड के ऊपर पैर रख गया, सीड कोट तो ईजिली टूट गया, है ना, इतना भी वो नहीं है सीड कोट कि हाथी का वजन सहन कर पाए, तो वो वहाँ पे टूट गया फिजिकली, ठीक है, तो फिर सीड जर्मिनेट हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे आगे, बहुत इंटरेस्टिंग होता है डॉर्मेंसी को ब्रेक डाउन, मतलब अलग अलग तरीके से, नेचुरली बहुत स्पेसिफिक तरीके से ब्रेक डाउन होता है, बट अभी के लिए हमें इतना याद रखना है। आर्टिफिशियली बात करें, आर्टिफिशियली किस तरीके से होती है, तो स्कारिफिकेशन, दैट इज ये जो सीड कोट होती है इसके ऊपर वर्क किया जाता है। हम लोग सीड कोट को ऐसे केमिकल्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं जिससे सीड कोट वीक हो जाती है या फिर डिजनरेट हो जाती है, एंड देन फिर वो जो सीड होता है उसमें से एम्ब्रियो इजीली ग्रो कर पाता है। द नेक्स्ट थिंग इज, दीज आर द मेथड्स ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी को ब्रेक डाउन करने के मेथड है। द नेक्स्ट इज स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन इज व्हाट, हम लोग जब मतलब हम लोग जब क्या करें, सीड को हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट दें, अल्टरनेटिवली एक बार हीट ट्रीटमेंट दे दिया, एक बार कोल्ड ट्रीटमेंट दे दिया, तो हम किसी भी सीड के ऊपर जब ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे, हीट एंड कोल्ड, तो जो उसकी जो स्ट्रक्चर्स हैं उससे जिससे वो मिलके बना हुआ है, बेसिक जो उसका ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो भी बॉन्डिंग है वो थोड़ा सा वीक हो जाती है, और वीक होने की वजह से जो सीड कोट है वो थोड़ा वीक हो जाएगी, और उसके वीक होने की वजह से एम्ब्रियो ग्रो कर जाएगा, उसको ईजिली ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा। द नेक्स्ट थिंग इज काउंटर एक्टिंग इनिबिटर्स। आप क्या कर दो, एब्सिसिक एसिड अगर डॉर्मेंसी प्रोवाइड करता है तो एब्सिसिक एसिड को इनिबिट करने के लिए कोई और हार्मोन या फिर कोई और केमिकल आप उसको प्लांट को प्रोवाइड कर दो, तो ABA कम हो जाएगा, और जैसे ही ABA कम होगा सो सीड स्टार्ट्स टू ग्रो, जर्मिनेट होने लग जाएगा, बिकॉज द ABA प्रोवाइड द डॉर्मेंसी। मेन थिंग क्या है, ABA, तो आप ABA को कम कर दो किसी भी तरीके से, तो आपका सीड जर्मिनेट होने लग जाएगा। सो दीज आर 2-3 process by which artificially the seed dormancy can be break हो सकती है, ठीक है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने क्या बात कर ली है, मेनली सीड डॉर्मेंसी की। नाउ यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ सीड डॉर्मेंसी एंड द नेगेटिव फैक्टर ऑल्सो, है ना। सीड डॉर्मेंसी का ब्रेक होना भी ज़रूरी है और सीड डॉर्मेंसी का रहना भी ज़रूरी है। कुछ टाइम के लिए अच्छा है, और बहुत टाइम तक अगर सीड डॉर्मेंसी रहेगी तो इट इज़ नॉट मतलब वो कोई सही चीज़ नहीं है। फॉर दैट पर्पज सीड ब्रेकिंग डाउन ऑफ डॉर्मेंसी इज देयर, है ना। ब्रेकिंग डाउन के लिए डिफरेंट क्या है, मेथड्स हैं। तो ये सारा हमारा क्या क्या पार्ट हो गया, हम लोगों ने पढ़ लिया है। पहले सीड, व्हाट इज सीड, द मेन स्ट्रक्चर ऑफ सीड, ठीक है। सबसे पहले आप NCERT में जो भी सीड के डायग्राम है आपके सीड के, ठीक है, मोनोकॉट, डाइकॉट, उन डायग्राम को आप अच्छे से पढ़ेंगे विद लेबलिंग्स, ठीक है। ऑल्दो हम लोगों ने डिस्कस, जब हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, एम्ब्रियो पढ़े थे, तब भी थोड़ा बहुत सीड का हम लोगों ने डिस्कस किया था, बट एज एन NCERT में एज इन गिवन है, वी आर नॉट हैविंग दैट मच टाइम कि हम लोग बार बार ड्रॉ करें, तो आप सीधा का सीधा जाइए और उसको क्या कीजिए, एक बार देखिए, बनाइए, आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। द मोनोकॉट सीड इज़ लाइक, जो आपका मोनोकॉट सीड होता है ऐसा देखेंगे, उसमें इधर एंडोस्पर्म है, इधर आपका
एम्ब्रियो होता है, इधर आपका एंडोस्पर्म, दिस इज द पेरिकार्प, ये मेज का ग्रेन है, ठीक है। इस टाइप से क्या दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी में, दे आर सम डायग्राम्स, यू हैव टू गो थ्रू दैट। नाउ विल डिस्कस द वाइबिलिटी एंड ऑल पार्ट ऑफ सीड। नाउ विल स्टार्ट सीड जर्मिनेशन, ठीक है। देखो जब भी सीड जर्मिनेट होता है, ध्यान रखिएगा रेडिकल वाला पार्ट सबसे पहले आता है। वाई रेडिकल? द सिग्निफिकेंस बिहाइंड इज दैट बिकॉज सबसे पहले न्यूट्रिटिव वाली चीज जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी पूरे प्लांट को, वाटर एब्जॉर्प्शन। रूट का क्या फंक्शन होता है? वाटर एब्जॉर्प्शन, मिनरल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये सब सबसे पहले रूट करेगी। सो सबसे पहले रूट तो डेवलप होनी चाहिए, तो रूट डेवलप हो जाएगी, उसके बाद फिर आपका जो प्लेम्यूल है, पहले रेडिकल डेवलप होगी, देन आपका प्लेम्यूल जो है वो डेवलप होना स्टार्ट करेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। अब नाउ सीड जर्मिनेशन जो है वो आपका दो तरीके से हो सकता है। द वन इज एपिजियल एंड द अनदर इज हाइपोजियल। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन कहाँ से, कौन से पार्ट से जर्मिनेशन स्टार्ट हो रहा है। एपिजियल के अंदर हाइपोकोटाइल वाला जो रीजन था, हाइपोकोटाइल वाला जो रीजन होता है, हम लोगों ने जब एम्ब्रियो डिस्कस किया था, वी हैड डिस्कस्ड द हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। दीज आर द एरियाज, ठीक है। ये दोनों एरिया हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, हम लोग एक एक्सिस देते हैं, दैट इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, उसके ऊपर नीचे वाले एरियाज को हम लोग डिफाइन करते हैं एपिजियल एंड एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल वाले रीजन, ठीक है। सो वो आपको दोनों में डिफर करते हैं, एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल पार्ट ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट एम्ब्रियो। सो एपिजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन के अंदर जो हाइपोकोटाइल है वहाँ से जर्मिनेशन स्टार्ट होगा, एंड इसके अंदर जो कॉटिलिडन है वो बाहर आ जाता है, और जो कॉटिलिडन है वो पहली लीफ बनाता है, जो पहली सबसे वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर खुल जाता है और वो लीफ बनाने लग जाता है, एक्चुअल में बाहर आता है, ठीक है, आपका कॉटिलिडन वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंड इन हाइपोजियल टाइप, हाइपोजियल के अंदर क्या होता है, ये पहले किससे बनता है, एपिकोटाइल से। ध्यान रखिएगा नाम के बिल्कुल अपोजिट, एपिजियल मतलब एपिकोटाइल नहीं, हाइपोकोटाइल। हाइपोजियल मतलब एपिकोटाइल से डेवलप होगा, ठीक है। और इसके अंदर कॉटिलिडन अंदर ही रहते हैं, कॉटिलिडन वाला पार्ट अंदर ही है, एंड देन आपका जो एपिकोटाइल वाला पार्ट है वहाँ से रेडिकल एंड आपका प्लेम्यूल क्या हो जाएगा, अराइज हो जाएगा, ठीक है। बट कॉटिलिडन रिमेन्स इनसाइड द सॉइल, इन मीन्स इनसाइड द सॉइल एंड आउट मीन्स आउटसाइड द सॉइल, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज विविपेरी। विविपेरी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ जर्मिनेशन, एक स्पेशल टाइप ऑफ जर्मिनेशन है इन दोनों से अलग। इसके अंदर क्या होता है, इन सीटू जर्मिनेशन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। यू हैव टू बी रिमेंबर दिस थिंग बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। सो इन सीटू जर्मिनेशन इसका दूसरा नाम है। ये मेनली यही 3-4 पॉइंट्स आपको याद रखना है। ये मेनली मैनग्रूव वेजिटेशन के अंदर मिलता है। द मैनग्रूव वेजिटेशन जहाँ पे मार्शी एरियाज होते हैं, रूट्स होती हैं जिनको हम लोग निमेटोफोर बोलते हैं। अगर आपने 11th में जो आपका मॉर्फोलॉजी चैप्टर है उसके अंदर इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, निमेटोफोर्स, द रूट्स जो आपकी वर्टिकली ग्रो करती हैं, ठीक है, जो आपकी सॉइल सरफेस से ऊपर आके ग्रो करती हैं, ऑक्सीजन वगैरह, बिकॉज वहाँ बहुत ज़्यादा सैलिनिटी कंडीशंस होती हैं ना। सो मैनग्रूव वेजिटेशंस के अंदर जहाँ पे मैनग्रूव वाले जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, ऐसे मतलब वहाँ के एम्ब्रियो जो जनरली जो डेवलप होते हैं उनके अंदर कोई रेस्टिंग फेज नहीं होता। लाइक मैंने बताया था, कोई डॉर्मेंसी वाला फेज नहीं होता, जैसे हमारे अंदर नया ऑफस्प्रिंग बना और वो जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देता है। सो एम्ब्रियो जब बनता है तो वो किसके अंदर होता है, ओव्यूल, मतलब फ्रूट भी वहाँ पे उस समय रहता है, तो फ्रूट के अंदर ही एम्ब्रियो स्टार्ट कर देता है डेवलप होना। सो इट इज़ द स्पेशल थिंग, नो रेस्टिंग फेज फॉर एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कोई रेस्ट नहीं करता, डेवलप हुआ, डेवलप होते से प्लांट में डेवलप हो जाता है। सो एम्ब्रियो जर्मिनेट इनसाइड फ्रूट ऑन द सेम प्लांट, फ्रूट के अंदर ही डेवलप होना स्टार्ट कर देता है। इट इज़ अ यूनिक थिंग विच इज़ मेनली फाउंड इन मैनग्रूव वेजिटेशन। वहाँ पे जितने भी आपको प्लांट वेराइटीज़ होंगी वो क्या करेंगी, इस टाइप का आपका स्पेशल जर्मिनेशन करेंगे। इसको हम लोग इन सीटू जर्मिनेशन बोलते हैं, और मोस्ट कॉमनली विविपेरी। यू हैव टू बी रिमेंबर दिस थिंग, ध्यान रखिएगा, विविपेरी आपको अच्छे से याद रखना है। एक जर्मिनेशन है, स्पेशल टाइप का जर्मिनेशन है, जैसा हमारे अंदर होता है, बच्चा पैदा होते ही डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, रुकेगा नहीं कुछ टाइम के लिए, आप रुके रहो, अभी नहीं होना है जर्मिनेट, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। Now the next thing is seed viability. What is seed viability? The period in which seed can germinate, वो पीरियड जिसके अंदर सीड जर्मिनेट करता है, वो पीरियड होता है सीड वाइबिलिटी, एंड इट डिपेंड्स ऑन
सीड टू सीड, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज, डिफरेंट डिफरेंट सीड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वाइबिलिटी पीरियड होता है कि कब तक के लिए वो वाइबल रहेगा, जर्मिनेट करने का के लिए कैपेबल रहेगा। सो एक चीज आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ल्यूपिनस आर्क्टिकस, ये जो प्लांट है इट इज मेनली फाउंड इन आर्कटिक टुंड्रा, नियर आर्कटिक टुंड्रा ये मिलता है। ये इसका प्लेस भी आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है बिकॉज क्वेश्चन कम्स, ठीक है। आपके नीट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चंस आप बैक ईयर के पेपर सॉल्व करोगे तो आपको इजीली मिलेगा, ठीक है। तो ल्यूपिनस आर्क्टिकस जो है वो आपके आर्कटिक टुंड्रा में मिलता है, ये जो प्लांट है, और इसका जो सीड है वो 10,000 ईयर्स के लिए वायबल रहता है, ठीक है। सो इट्स अ यूनिक थिंग। द नेक्स्ट थिंग इज डेट पाम जो है दैट इज फोइनिक्स डक्टाइलिफेरा, इट इज अ साइंटिफिक नेम। अब ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चंस कॉमन नेम से नहीं आते, डेट पाम नहीं बोलेगा, वो आपको बोलेगा डक्टिलिफेरा, मतलब वो आपको बोलेगा फियोनिक्स डक्टिलिफेरा। उस टाइम पे फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज वी डोंट नो द साइंटिफिक नेम, है ना। तो आपको ये थोड़े थोड़े साइंटिफिक नेम याद होनी चाहिए, इसलिए मैं जनरली बोलती हूँ कि यू शुड रिमेंबर द साइंटिफिक नेम्स, बिकॉज यार हम लोग बायो पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसके अंदर अगर हम लोग साइंटिफिक नेम नहीं किसी का जानेंगे तो वो थोड़ा, मैं नहीं बोल रही कि आपको हर चीज़ का साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए, बट जो मोस्ट जो आपके कॉमन है, ठीक है, जिनको आप लोग जनरली, जिनसे हम डे टू डे लाइफ में रूबरू होते हैं, ऐसे जो प्लांट्स हैं, ऐसे जो एनिमल्स हैं, यू शुड नो द साइंटिफिक नेम ऑफ दैट, है ना। सबका साइंटिफिक नेम याद रखना तो पॉसिबल है ही नहीं, इतना तो साइंटिस्ट ने नाम दे दिया लेकिन उनको भी याद नहीं रहता, है ना। सो हम तो चीज़ ही क्या है, बट इतना कॉमन चीज़ याद रखनी है बिकॉज क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम हमें देना है, साइंटिस्ट को नहीं देना है, सो वी हैव टू बी रिमेंबर, हमें याद रखना पड़ेगा। सो क्या होता है, डेट पाम के अंदर कितना होता है, 2000 ईयर्स का होता है, इससे कम, बट अपने आप में 2000 ईयर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज जो आपका ऑर्किड फ्रूट है। नाउ विल डिस्कस द नंबर ऑफ सीड, किसके अंदर कितने कितने नंबर ऑफ सीड होते हैं। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीड जो मिलते हैं ऑर्किड फ्रूट के अंदर मिलते हैं, दैट इज थाउजेंड्स ऑफ द सीड एक ही फ्रूट के अंदर देखने को मिलते हैं। एंड द अदर इज ओरोबेंके या फिर स्टेरिगा, दे आर पैरासिटिक प्लांट, they are parasitic plants and they are also having too many seeds in their fruit, है ना। तो both the plants like this Orobanche and Steriga and orchid plants, ये जो plants हैं इनके अंदर seed जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर में आपको देखने को मिलते हैं। The next thing is the importance of seed. What is the importance of seed? Why the angiosperm develops the formation of seed? क्यों इन्होंने seed formation habit develop किया, क्यों बिना seed formation के काम नहीं चल रहा था। So the thing is, पहला मैंने जब seed का structure बताया था तब भी आपको बताया था, dispersal, easily disperse हो सकता है because seed जो है उसकी मेन जो seed के अंदर जो important चीज़ है ना, जिसके लिए seed इतना important है, वो है seed coat। सीड कोट है तो वो डिस्पर्स हो सकता है। कैसे, सीड कोट है तो इतना जल्दी एम्ब्रियो बाहर नहीं आ जाएगा बिकॉज सीड कोट इज हार्ड, तो वो इतना जल्दी जर्मिनेट नहीं होगा तो आप उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, इधर उधर वो डिस्पर्स हो सकता है, तो डिस्पर्जल विल बी देयर, उसको अलग अलग एनवायरमेंट मिलेगा, एक ही जगह पे उसका ओरिजिन नहीं रहेगा। सो इट इज़ द इम्पॉर्टेंस। नेक्स्ट थिंग इज एम्ब्रियो प्रोटेक्शन। द सीड कोट विच इज़ देयर वो क्या करती है, एम्ब्रियो का प्रोटेक्शन करती है, तो सीड इज देयर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो। द नेक्स्ट थिंग इज वेरिएशन। अब नाउ जो सीड होता है उसको कहाँ पे वो ग्रो हुआ और हम लोग उसको दूसरे हैबिटेट में ले गए, वहाँ पे उसको रखा, ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए वहाँ की जो कंडीशंस होती हैं उनके अंदर वो सीड क्या हो जाते हैं, दूसरी जगह पे जाके उनको हम लोगों ने ग्रो कर दिया, तो वो क्या हो जाते हैं वहाँ पे हैबिचुएशन आ जाता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक्लेमेटाइजेशन आ जाता है। व्हाट इज एक्लेमेटाइजेशन? द हैबिट, जनरली प्लांट जो है हैबिट डेवलप कर लेता है, नेचुरली उसको उस एनवायरनमेंट में रहने की हैबिट नहीं थी, वो वहाँ ग्रो नहीं होता था, बट ड्यू टू एक्लेमेटाइजेशन उसने रहना सीख लिया है वहाँ पे, जैसे जैसे जीना सीख लिया है, अब वो वहाँ के लिए क्या है, एक्लेमेटाइज है, दैट इज़ अब वो वहाँ के लिए सूटेबल, अब वो वहाँ पे ग्रो करता है। सो उसकी वजह से वेरिएशन आएंगे आगे प्लांट्स के अंदर। पहले प्लांट सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह पे मिला करता था, अब उसके सीड को हम लोगों ने अलग अलग जगह पे ले जाके हमने उसको बिल्कुल हैबिचुएशन, मतलब उसको बिल्कुल एक्लेमेटाइज कर दिया, इस वजह से अब उसके अंदर वेरिएशन आ गए, अब वो दूसरी जगह में भी इजीली ग्रो कर सकता है, अदर कंडीशन में भी इजीली ग्रो कर सकता है। So these are the importance of seed formation in mainly the angiosperm or we can say gymnosperms. Now you have to be remember a thing, क्या होता है, एक चीज़ आपको याद रखनी है, that is प्लॉइडी। जनरली क्वेश्चन आता है
और आजकल तो काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं प्लॉइडी पे, कि आपको याद रखना है, अगर आपसे कोई पूछता है माइक्रोस्पोर क्या है, हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है, प्लॉइडी इज व्हाट वी नो, द प्लॉइडी इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज मोनोप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड वी कैन से, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ठीक है, ट्रिप्लॉइड क्या होगा। तो जब भी कोई पूछता है आपसे कि एग क्या है, so what we will say haploid, so like this आपको पूरे प्लांट की प्लॉइडी पता होनी चाहिए। और इस प्लॉइडी में ध्यान रखिएगा, हैप्लॉइड चीज़ को हम लोग गैमेटोफाइटिक स्टेट बोलते हैं, ये गैमेटोफाइटिक स्टेज बोलते हैं, और स्पोरोफाइटिक स्टेज इज डिप्लॉइड। तो N इज गैमेटोफाइट एंड 2N इज स्पोरोफाइटिक कंडीशन। नाउ N किस किस में आपको देखने को मिलता है, N कंडीशंस आर, अगर मैं लोग बात करूं मेगा एंड माइक्रोस्पोर, मेगा एंड माइक्रोस्पोर से N कंडीशन स्टार्ट होती है, मेगा और माइक्रोस्पोर से। फीमेल के अंदर मेगास्पोर बनता है N, ठीक है, मियोसिस से, और माइक्रोस्पोर मेल के अंदर बनता है, दैट इज फ्रॉम आपके जो स्पोरोजीनस टिश्यू होता है उससे बनता है, 2N सेल्स से, मियोसिस से। तो वहाँ से स्टार्ट होता है N वाली कंडीशन। और किस किस में आती है N कंडीशन, पॉलिन ग्रेन इज ऑल्सो, जो अब इनसे जो भी डेवलप करेंगे जो स्ट्रक्चर, ठीक है, लाइक पॉलिन ग्रेन, ठीक है, पॉलिन ग्रेन के अलावा आपका पूरा जो आपका एम्ब्रियोसेक है, बिकॉज आपका एम्ब्रियोसेक मेगास्पोर से बनता है, तो एम्ब्रियोसेक भी क्या होगा आपका, हैप्लॉइड होगा। इसके अलावा एंटीपोडल सेल हो गई आपकी, ठीक है, आपकी क्या बोलते हैं एग सेल हो गई, आपकी सिनर्जिट्स हो गई, दे ऑल आर, ये सारी की सारी क्या है, हैप्लॉइड हैं। और डिप्लॉइड आपका क्या है, न्यूसेलस आपका डिप्लॉइड है, ध्यान रखिएगा। जो आपका वो वाला पार्ट जो आपके देखिए, ये जो आपका ओव्यूल रहता है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक है, इस एम्ब्रियो सेक के अंदर सारी चीज़ें हैप्लॉइड हैं, ठीक है। इसके अलावा न्यूसेलस, ये वाला जो रीजन, यहाँ पे जितनी भी सेल्स होती हैं, ये जो सेल्स इस एम्ब्रियो को बनाती हैं इनिशियल स्टेज पे, ये सारी 2N होंगी, ठीक है। और जितना भी पार्ट होगा इस प्लांट का वो 2N होगा। और 3N क्या होगा, जाइगोट 2N होगा, एंडोस्पर्म 3N होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म 3N होगा, सॉरी प्राइमरी एंडोस्पर्म और एंडोस्पर्म 3N होगा। और 2N आपका क्या होगा, एम्ब्रियो होगा आपका प्लांट का। और जितना भी पार्ट, लीव, स्टेम, मैं कुछ भी बोलूँ, फ्लावर, ठीक है, अगर मैं फ्लावर बोल रही हूँ, पिस्टल बोल रही हूँ, स्टेमिन बोल रही हूँ, कोई भी चीज़ सब 2N होगी, एक्सेप्ट आपको एक तो 3N याद रखना है, पेन एंड आपका एंडोस्पर्म, और आपको 2N याद रखना है, दैट इज जाइगोट के अलावा जो भी सारी चीज़ें, मतलब जाइगोट से लेकर के जो भी सारी चीज़ें हैं वो सब 2N है। और आपको सिंगल हैप्लॉइड चीज़ें याद रखनी है, मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर, पॉलन ग्रेन आपका हो गया, और आपके मेल गैमेट, पॉलन ग्रेन इज मेल गैमेटोफाइट, और मेल गैमेट जो 2 मेल गैमेट होते हैं पॉलिन ट्यूब के अंदर, वो क्या होते हैं। और ट्यूब सेल आपको पूछता है, तो ट्यूब सेल इज, जो पॉलिन ट्यूब के अंदर जितने भी सेल्स होती हैं, दे आर ऑल्सो हैप्लॉइड, जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, ये सब क्या है, ये सब हैप्लॉइड है, ध्यान रखिएगा। तो पॉलिन ग्रेन के अंदर जितनी भी सेल्स होंगी, और 2 सेल होती हैं, वेजिटेटिव सेल, जर्मिनेटिव सेल, दोनों क्या है, हैप्लॉइड है। सो जब भी ऐसे क्वेश्चन किए कि मतलब आपको करने हैं, आप जब भी आप देखें, प्लीज़ अपना थोड़ा सा माइंड यूज़ करिएगा कि जहाँ से मियोसिस स्टार्ट हुआ है उसके बाद हैप्लॉइड कंडीशन होगी, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, और जाइगोट, फर्टिलाइजेशन होने का जाइगोट बनता है, तो इसके बाद जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब क्या हो जाएंगी, या तो 3N जैसे कि पेन और एंडोस्पर्म, और जनरली क्या होंगी, 2N होंगी। सो यू हैव टू यूज़ योर माइंड व्हाइल यू आर सॉल्विंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस आजकल ऐसे पूछे जाते हैं आपसे, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली आपको याद रखनी है। और दूसरी चीज़ सीड के अंदर, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, द एग्जाम्पल्स, एल्ब्यूमिनस, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स, ठीक है, आपकी टेस्टाटेगमिन, द लेयर्स हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ सीड, ठीक है, फॉर्मेशन, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। वीवी पेरी, द इम्पॉर्टेंट फिनोमिना। एंड द नेक्स्ट थिंग इज जो आपका, इसके अलावा जो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में चीज़ें कैसे बनती, किससे क्या बनता है, ठीक है। स्टार्टिंग करें हम लोग, पूरा आपका जो फ्लावर होता है उसकी बाकी सारी चीज़ें शेड ऑफ हो जाती हैं। ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में, ओव्यूल आपका सीड में, आपका जाइगोट आपका किसके अंदर, सॉरी आपका, हाँ, जाइगोट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो के अंदर, पेन आपका एंडोस्पर्म के अंदर। सो ये चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर रखनी है ना, कि किसके बाद क्या क्या चीज़ें बन जाती हैं। आपका जो स्कार होता है, हाइलम, ठीक है, वो डेवलप हो जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद। माइक्रोपाइल आपका माइक्रोपाइल ही रहता है। कौन सी चीज़ें परसिस्टेंट रहती हैं और कौन सी चीज़ें पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बाद चेंज मतलब होती हैं,
क्या क्या चीज़ें जो चेंज होती हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। तो ये सब चीज़ें आपको विद दिस प्लॉइडी लेवल आपको बिल्कुल याद रखना है कि सीधा क्वेश्चन प्लॉइडी लेवल पे पूछ लेते हैं, या फिर आपको बोलते हैं ऐसा कोई चीज़ है उसने ऐसे के साथ किया, व्हाट इज़ द प्लॉइडी। इट इज़ वेरी इजी जब, बट हम लोग जब क्वेश्चंस देखते हैं ना तो पता नहीं हमें क्या हो जाता है जनरली ऐसा ही, मतलब हम लोग जब उस टाइम पे जब क्वेश्चंस देखते हैं तो हमें बिल्कुल नहीं रहता कि अच्छा ये, और जब बाद में आप सॉल्व करोगे इट्स वेरी इजी, आपको लगेगा कि यार ये तो कुछ था ही नहीं। सो बिल्कुल कान खोल के एक बार, सॉरी आंखें खोल के, कान खोल के तो वो बोलता तो है नहीं क्वेश्चन, ठीक है। तो आंखें खोल, कान खोल के तो मुझे सुनिए, है ना, मैं जो चीज़ें बोल रही हूँ मुझे अच्छे से सुनिए दिमाग से, और फिर इसके बाद जब भी आप क्वेश्चन देखें व्हाइल यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस यू हैव टू ओपन योर माइंड, आपको बिल्कुल फ्रेश माइंड से और खुली आंखों से बैठना है। नोट तो हम पढ़ते ही नहीं है, इनकरेक्ट तो हम पढ़ते ही नहीं है, रॉन्ग तो हम पढ़ते ही नहीं है, बहुत बार देखा गया क्वेश्चन में रॉन्ग नहीं पढ़ा राइट ला के आते हैं, सेलेक्ट आउट द रॉन्ग वन और द ऑड वन, वी जस्ट सेलेक्ट द राइट। अरे तो राइट तो पहले क्वेश्चन तो पढ़ो और फिर बोलते हैं अच्छा क्वेश्चन गलत हो गया ना, से नहीं करना है। सो हम लोगों ने हमारा सीड पार्ट कंप्लीट कर दिया। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द फ्रूट, ठीक है। सो आज थोड़ा ज़्यादा हो गया, हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फ्रूट। एंड थैंक यू, आप इसके बाद अच्छे से पढ़िए, NCERT से पढ़िए, ओके बाय।